जिसने भी इसका प्रीवियस पार्ट देख चुका है वो सीधे इस टाइमलाइन में जाकर इसका रीसेंट पार्ट को देखे। थैंक यू। कहानी शिंजुकू सिटी में शुरू होती है, जहां इजुमो नाम की एक लड़की अपनी फेवरेट बुक पढ़कर अभी अभी खत्म हुई है। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी भी उसकी कहानी की तरह थोड़ी रोमांटिक होती, लेकिन वो अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी एंडी नाम का एक आदमी अचानक उसे चेतावनी देता है कि वो बहुत ही खतरनाक जगह पर खड़ी है। वो उसे दूर रहने को बोलती है, कहती है कि अगर उसने उसे छू लिया तो उसे कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी। लेकिन वो फिर भी करीब आ जाता है और खुद को चोट लगने देता है। इससे इजुमो घबरा जाती है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि उसने कभी ऐसा नहीं सुना कि छूने से कोई जानलेवा बीमारी लगती हो। इजुमो बताती है कि उसकी ताकत ये है कि वो जिसे भी छूती है उसे बदकिस्मती लग जाती है। और तभी एंडी अचानक गिर जाता है और एक ट्रेन उसे कुचल देती है। वो खुद को कोसने लगती है, सोचती है कि उसने इस आदमी को मरवा दिया, लेकिन अचानक उसका सिर उड़कर इजुमो के पास आ जाता है और उसका शरीर भी तुरंत रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। एंडी सोचता है कि उससे मिलना उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन वो भागने लगती है और एंडी उसे पकड़ लेता है, बताते हुए कि वो अनडेड है। वो उसके बारे में और पूछने वाला होता है, लेकिन उसे पुलिस आते दिखती है, तो वो अपने खून का इस्तेमाल करके उड़ जाता है और उसे शहर के ऊपर ले जाते हुए एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। इज़्मो भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे रोक देता है, बोलता है कि जब तक वो उसके सवालों का जवाब नहीं देगी वो उसे जाने नहीं देगा। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर वो उसे छुएगा तो उसकी एबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी, लेकिन एंडी कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ उसके कपड़े पकड़ रहा है। वो उससे छोड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन नीचे बहुत गहराई देखकर वो डर जाती है। एंडी चाहता है कि वो उसके सवालों के जवाब दे, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि वो मरना पसंद करेगी। तो एंडी धमकी देता है कि वो उसे बिल्डिंग से फेंक देगा, जिससे वो डर कर चुप हो जाती है। इज़्मो बताती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब उसके मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे। वो उसे गले लगाकर प्लेन में चढ़े थे, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही प्लेन अचानक फट गया और अंदर बैठे सभी लोग मर गए। उस हादसे के बाद उसे अपनी एबिलिटी के बारे में पता चला और वो खुद को अपने माता पिता की मौत के लिए दोष देने लगी। इसलिए वो हमेशा खुद को कपड़ों से ढक कर रखती है ताकि किसी और को नुकसान ना हो। लेकिन एंडी अचानक उसे गले लगा लेता है, कहते हुए कि वो उसकी एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है। तभी एक प्लेन से एक क्रेट गिरता है और एंडी के पूरे शरीर को कुचल देता है और इज़्मो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। वो घबरा जाती है और पहली बार बोल देती है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं है और रोने लगती है, लेकिन एंडी उसे पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। वो उसे बताता है कि वो उसे मरने नहीं देगा क्योंकि शायद वो उसे असल मौत दे सके, ये सोचते हुए कि उसकी एबिलिटी में कोई ऐसा राज है जो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म कर सके। वो उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहां एंडी इज़्मो से उसके कपड़े उतारने को बोलता है ताकि वो उसकी एबिलिटी समझ सके। लेकिन इज़्मो भागने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे नग्न देखे। भागते हुए उसका कपड़ा एक कील में अटक जाता है और उसकी टोपी गिर जाती है, जिससे उसके बेहद लंबे बाल दिख जाते हैं। वो बताती है कि उसके बाल आज तक किसी ने नहीं काटे क्योंकि उसे पता है कि जो भी उसके बाल काटने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। लेकिन एंडी उसे मजबूती से पकड़ लेता है और उसके बाल काटना शुरू कर देता है, बताते हुए कि वो पहले स्टाइलिस्ट के तौर पर काम करता था। वो जानता है कि उसकी एबिलिटी तब तक एक्टिव नहीं होगी जब तक वो उसे छोड़ नहीं देता, लेकिन फिर भी वो उसे बोलता है कि टेंशन मत ले, याद दिलाते हुए कि वो अनडेड है। वो उसे एंड रिजल्ट दिखाता है और वो ये देखकर सच में खुश हो जाती है। एंडी भी काफी एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि वो उसे 15 मिनट से पकड़े हुए था। अचानक उसका सिर कटकर गिर जाता है और मर्दों का एक पूरा ग्रुप सामने आ जाता है, इज़ुमो को धन्यवाद बोलते हुए कि उसने एंडी को पकड़ने में उनकी मदद की। वो उसका सिर एक कैप्सूल में डाल देते हैं और फिर इज़ुमो को हथकड़ी लगा देते हैं, कहते हुए कि उनका काम निगेटर्स जैसे लोगों को कंट्रोल में रखना है। पर इज़ुमो को समझ ही नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उनके लीडर बताता है कि उन्हें उसकी एबिलिटी के बारे में सब पता है। वो बताता है कि वो उसकी एबिलिटी का फायदा उठाने वाले हैं,
ये बोलते हुए कि एंडी भी यही प्लान कर रहा था, पर इजुमो तुरंत इनकार कर देती है, बोलते हुए कि एंडी इन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लीडर उसे अपनी जुबान संभालने को बोलता है और धमकी देता है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वो उसे मार देगा। इजुमो खुद को एंडी की हालत का दोष देने लगती है, लेकिन फिर भी उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके बाल काट दिए। उसी समय एक आदमी पर बिजली गिरती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये इजुमो की एबिलिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि इजुमो ने उस आदमी को छुआ ही नहीं। लेकिन इजुमो उन्हें बताती है कि वो गलत हैं और तभी एंडी अचानक आजाद हो जाता है। वो लोग उसे दोबारा काटने की तैयारी करते हैं, जबकि उनका लीडर बोलता है कि एंडी एक कमजोर लड़ाका है, लेकिन एंडी बोलता है कि वो पहले लड़ाई में काफी अच्छा था। वो बताता है कि उसका दिमाग 100 साल से ज्यादा की यादें संभाल नहीं पाता, इसलिए उसने यादें ब्लॉक करने के लिए अपने ब्रेन पर एक कॉक लगा दिया था। वो अपनी यादें अनलॉक करता है और अपनी लड़ाई वाली स्किल्स वापस पा लेता है, जिनका इस्तेमाल करके वो सबको हरा देता है। एंडी कहता है कि दुश्मनों का अचानक आना सिर्फ किस्मत की वजह से था और बिजली इजुमो की एबिलिटी का ही नतीजा थी। फिर वो मुकक्के से कॉर्क वापस लगा देता है और लीडर इजुमो को मारने की धमकी देता है अगर एंडी ने अपना सिर वापस नहीं दिया। तो एंडी खुद ही अपना सिर काटकर लीडर को फेंक देता है, लेकिन इजुमो खुद को छुड़ाकर एंडी को किस कर देती है, बताते हुए कि अब वो दोनों अल्टीमेट बैड लक का मजा लेने वाले हैं। लीडर को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंडी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और इजुमो को बोलता है कि जल्दी भाग, जबकि वो लीडर को रोकने में लगा रहता है। इजुमो इमारत से बाहर निकल जाती है और तभी एक बड़ा सा मीटियर गिरता है जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है कि वो दूर तक उड़ जाती है। इजुमो को लगता है कि एंडी मर गया, लेकिन वो मलबे से बाहर निकल आता है और उसे जिंदा देखकर इजुमो खुशी से पागल हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एंडी उससे बोलता है कि वो उसके साथ मेट करे, क्योंकि उसे लगता है कि इससे और भी जबरदस्त बैड लक ट्रिगर होगा। इजुमो ये करने से मना कर देती है और बताती है कि एक बार उसने अपने दादाजी को किस किया था, जिन्हें वो खास पसंद भी नहीं करती थी और उन्हें बस टखने में हल्की सी चोट लगी थी। तो वो ये नतीजा निकालती है कि जितना ज्यादा वो किसी इंसान को पसंद करती है, उतना ही बड़ा असर होता है। वो समझाती है कि अगर एंडी जबरदस्ती उसके साथ करेगा तो वो उससे नफरत करेगी और फिर वो उसे वो मौत नहीं दे पाएगी जिसकी उसे चाहत है। तो एंडी अपना प्लान बदल देता है और उससे बोलता है कि वो उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो उससे प्यार नहीं करने लगती। वो लोग एक आर्मरी में जाते हैं जहां एंडी इजुमो को भारी आर्मर पहनाता है और उसे बोलता है कि इससे दुश्मनों से उसकी रक्षा होगी। वो बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे पड़ी है और उसे उम्मीद है कि दूसरा ग्रुप भी जल्द ही पहुंच जाएगा। वो समझाता है कि वो और इजुमो नेगेटर कहलाते हैं क्योंकि वो दुनिया के नियमों को निगेट करते हैं, और कहता है कि दुश्मन वाले ग्रुप के पास भी नेगेटर हैं। दुश्मन को पहले से ही उनकी एबिलिटीज के बारे में पता है, इसलिए उसे लगता है कि उनके पास कोई चांस नहीं है और वो सुझाव देता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। वो लोग बाइक से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी बताता है कि उसके पास जाने के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इजुमो को लगता है कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो उससे प्यार नहीं करने लगती, ताकि वो उसे सबसे बड़ा बैड लक दे सके। वो सोचती है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करेगी। वो कहती है कि उसे एंडी पसंद भी नहीं है। उसी वक्त आसमान में एक दरार बनती है और एंडी उसे एक वार्प गेट के रूप में पहचान लेता है। आसमान टूट जाता है और दुश्मन वॉइड उन पर हमला करते हुए इजुमो को उड़ाकर फेंक देता है। वो देखती है कि एंडी कुचला गया है तो वो उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उल्टी दिशा में दौड़ रही है और वो एक आदमी शिन से टकरा जाती है और नोटिस करती है कि वो अपनी टांगें हिला नहीं पा रही। शिन वॉइड को बताता है कि उसने इजुमो को पकड़ लिया है, लेकिन वॉइड उसे कहता है कि उसे मार दो और बताता है कि उनका मिशन इजुमो को खत्म करना और एंडी को पकड़ना है। लेकिन शिन ये नहीं करना चाहता और वो उससे पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर देता है। एंडी जल्दी से ठीक हो जाता है और वॉइड पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी हिलना बंद कर देती है। वॉइड उसे घूंसा मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन एंडी को एहसास होता है कि वो फिर से हिल सकता है। उसे लगता है कि वॉइड के पास उसकी मूवमेंट्स रोकने की एबिलिटी है, लेकिन इजुमो को शक होता है कि उसे शिन ने रोका होगा।
पर एंडी डिसएग्री करता है और कहता है कि वॉइड ने उसकी बॉडी को पैरालाइज किया था, जबकि शिन उसकी विल को कंट्रोल कर रहा है। वॉइड उसे मारता है और एंडी तुरंत काउंटर करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जैसे ही उसे चोट लगती है वो तुरंत हिल सकता है। वो दोनों लड़ाई करते रहते हैं और इजुमो सोचती है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनका पीछा करती रहेगी। शिन रिवील करता है कि अब वो लोग हाई प्रायोरिटी टारगेट बन चुके हैं, क्योंकि बिल्डिंग पर जो मीटियर गिरा था उसके बाद बहुत सारे नेगेटर अब उनके पीछे आएंगे। इजुमो को पता चलता है कि शिन और वॉइड भी नेगेटर हैं, तो वो सोचती है कि उन्हें कोई हंट क्यों नहीं कर रहा। शिन समझाता है कि एक यूनियन नाम का ग्रुप है और उसके अंदर 10 नेगेटर्स हैं, जिन्हें मिशन पूरे करने के बदले में पीछा नहीं किया जाता। इजुमो सोचती है कि उसे यूनियन ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन वॉइड उसे बताता है कि सारे सीट्स ऑलरेडी भर चुके हैं और वो उसे अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन एंडी उसे बचा लेता है, बोलता है कि यूनियन ज्वाइन करना एकदम बढ़िया आइडिया होगा। वो सजेस्ट करता है कि 2 निगेटर्स को खत्म कर देंगे ताकि वो लोग उनकी जगह ले सकें, और वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो इजुमो को सेफ रखेगा। वो उसे टच करती है और तुरंत भाग जाती है, उसे बोलते हुए कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बैड लक आने वाली है। लेकिन वो ये प्यार की वजह से नहीं कह रही, बस इसलिए क्योंकि वो अब तक जो भी उसके लिए किया है उसके लिए वो ग्रेटफुल है। एक ट्रक एंडी को टक्कर मारता है और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन शिन और वॉइड सही सलामत बच निकलते हैं। एंडी उद्धरता हुआ दूर जाता है और एनिमीज की एबिलिटीज के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि वॉइड हर बार उसे मूव करने से रोक देता था। जब भी वो अटैक करने जाता था तो एंडी कंक्लूड करता है कि वॉइड की एबिलिटी ये है कि उसकी अटैक्स अनअवॉइडेबल हो जाती हैं। लेकिन शिन की एबिलिटी अभी भी मिस्ट्री है, इसलिए एंडी को तब तक सावधान रहना होगा जब तक वो समझ नहीं लेता कि उसका पावर क्या है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एरिया में बॉम्ब्स हैं और वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इजुमो सोचती है कि ये उसकी एबिलिटी की वजह से हुआ या फिर बस कोइंसिडेंस था। वॉइड ब्लास्ट से इसलिए बच जाता है क्योंकि उसका सूट उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे रबल में एंडी के आर्म्स दिखाई देते हैं, तो वो समझता है कि आखिरकार उसने टारगेट पकड़ लिया। लेकिन एंडी अचानक पीछे से आ जाता है और बताता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स कटने के 10 सेकंड्स बाद गायब हो जाते हैं। वो अपनी उंगली को काटता है और वॉइड की तरफ पॉइंट करता है। वॉइड उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी अपनी उंगली लॉन्च कर देता है, जो वॉइड के सिर पर लगकर उसे एक ही झटके में हरा देती है। एंडी बताता है कि वॉइड सिर्फ मसल्स को इमोबिलाइज कर सकता है, पर वो अपनी रिजेनरेटिव पावर से बॉडी पार्ट्स लॉन्च कर सकता है, तो उसे फिनिशिंग ब्लो देने के लिए मूव करने की भी जरूरत नहीं थी। शिन को समझ आता है कि वॉइड हार चुका है और एंडी उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक्स पैरी कर देता है। एंडी गेस करने की कोशिश करता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, शायद पैरी से रिलेटेड होगी। इजुमो उसे सोड देती है और वो शिन को काटने तैयार होता है, लेकिन तभी एंडी खुद ही रुक जाता है और शिन उसे बोलता है कि वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ। शिन सोचता है कि शायद एंडी का इजुमो के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। इजुमो उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा मिस कर देती है। शिन अपनी एबिलिटी बताने से मना कर देता है, लेकिन वो बोलता है कि वो दोनों ना तो उससे भाग पाएंगे और ना ही उसे छू पाएंगे, क्योंकि उसकी एबिलिटी उनके माइंड पर असर करती है। वो पूछता है कि वॉइड की जगह यूनियन में अब कौन ज्वाइन करेगा, तो एंडी बोलता है कि इजुमो को सीट दे दो और उसे कहता है कि टेंशन मत ले, वो बच जाएगा और उसकी मौत से पहले उसे अपने प्यार में डालकर ही मानेगा। शिन उसे ले जाने ही वाला था, लेकिन वो उसे बोलती है कि दूसरी तरफ देख, क्योंकि वो एंडी के साथ प्यार करने वाली है। उसे लगता है कि एंडी ये रिवॉर्ड डिजर्व करता है, क्योंकि उसने उसके लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, और वो उसे बोलती है कि ये उसका मौका है। लेकिन तभी शिन हंसना शुरू कर देता है, ये मानते हुए कि उसे अब दोनों पसंद आने लगे हैं। इसलिए वो चाहता है कि ये लोग यूनियन के एक और मेंबर को हटा दें और बदले में वो उन्हें ज्वाइन कराने में मदद करेगा जब 2 जगह खाली होंगी। वो बताता है कि एक मेंबर रूस में एक झील पर जाने वाला है और उन्हें सलाह देता है कि एक ऐसे आदमी को ढूंढना जिसके पास एक एम्बलम हो और लाल टाई हो। वो उम्मीद करता है कि वो लोग इसमें कामयाब होंगे और कहता है कि रास्ते में उन्हें परेशान करने वाले लोग भी मिलेंगे। इसके बाद वो उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला करता है। इजुमो को भरोसा नहीं होता कि उन्हें छोड़ दिया गया और एंडी उसकी कपड़े पहनने में मदद करता है,
ये बोलते हुए कि उसे वो तब नहीं चाहिए जब वो इतनी डेस्परेट हो। एंडी उसे अपनी प्लानिंग बताता है, ये बताते हुए कि उसके पास एक बोट है जिससे वो रूस जा सकते हैं, और वहां से वो लोग एक प्लेन पकड़ेंगे एक जगह जाने के लिए जिसका नाम इरकुत्स्क है, जहां उसके साथी लोग हैं जो उनकी मदद करेंगे नेगेटर को हराने में और यूनियन में एक और खाली जगह पाने में, ताकि वो लोग आखिरकार शांति से जी सकें। 50 साल पहले हम देखते हैं कि एंडी एक आइसोलेशन फैसिलिटी में फंसा हुआ है और एक छोटी बच्ची उसे देख रही है। फिर अभी के टाइम में हम देखते हैं कि वही लड़की एक सैटेलाइट पर है और वो एंडी की बोट को ट्रैक कर रही है। एंडी बोट में मजे ले रहा है, लेकिन इजुमो छिप जाती है। उसे डर है कि उन पर हमला होगा। एंडी उसे बाहर खींच कर लाता है और बोलता है कि मजे कर, लेकिन तभी उन पर अटैक हो जाता है। इजुमो को लगता है कि अब वो दोनों मुसीबत में हैं, लेकिन एंडी उसे बोलता है कि वो हमेशा उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बच सकते हैं। इजुमो बोलती है कि उसकी एबिलिटी इतनी काम की नहीं है, लेकिन एंडी बोलता है कि ये इस बात पर है कि वो इसे कैसे यूज करती है, और फिर वो दिखाता है कि वो अपनी एबिलिटी से सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, उससे और भी बहुत कुछ कर सकता है। इजुमो इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि क्या वो अब यूनियन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एंडी बोलता है कि पहले उन्हें उस आदमी के पीछे जाना होगा जिसके पास एम्बलम है, और उसे लगता है कि ये शायद उन 10 मेंबर्स का चिन्ह है। वो बताता है कि उसे 3 और लोगों के बारे में पता है जिनके पास एम्बलम है। पहला वो बंदा जिसने उसकी इंडेस्ट्रक्टिबल तलवार बनाई थी जिसे एंडी ने चोरी किया था। दूसरा एक साइंटिस्ट है जिसने 50 साल पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और तीसरी एक लड़की है जिसका नाम जीन है, जो इनविजिबल बैरियर्स बना सकती है और जिसने सालों पहले उसे कैद किया था। हमें पता चलता है कि वो लड़की एंडी के लिए कुछ महसूस करती है और एंडी को वो अकेला आदमी बताती है जिसे उसने कभी प्यार किया। वो अपनी सैटेलाइट से एक ब्लास्ट लॉन्च करती है और वो तुरंत उनकी बोट को उड़ा देता है। एंडी सोचता है कि उन पर किस चीज से अटैक हुआ और उसे इजुमो बेहोश मिलती है। वो देखता है कि वो बोट के मलबे के नीचे फंसी हुई है, तो वो अपना हाथ काट देता है और अपनी रीजनरेशन की मदद से मलबा हटाकर उसे बचा लेता है। जैसे ही वो ऊपर तैरते हुए जाता है, उसे कुछ दिखता है जिससे उसे एक आइडिया आता है। वो लोग वापस सतह पर पहुंच जाते हैं और इज्मो होश में आ जाती है। एंडी उससे कहता है कि हाथ ऊपर करो क्योंकि दुश्मन उन्हें सरेंडर करने को बोल रहा है। इजुमो हैरान होती है कि वो सच में सरेंडर कर रहे हैं, पर एंडी कहता है कि वो बस टाइम खरीद रहा है ताकि पता लगा सके कि क्या वो उसकी एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इजुमो को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंडी के पास एक थ्योरी है। वो नोट करता है कि उसके सारे पिछले बदकिस्मती वाले स्ट्रोक हमेशा किसी बराबरी वाली वैल्यू से जुड़ते थे। हेयर कट और किस वाले केस में वो दोनों चीजें उसके लिए काफी मायने रखती थीं, और जब आसपास कुछ भी वैल्यू वाली चीज नहीं थी तो उसकी एबिलिटी ने बिजली और एक उल्का खींच ली। वो बताता है कि पानी के नीचे भी एक बराबर वैल्यू वाली चीज है जिसे वो लोग यूज कर सकते हैं, और इजुमो नोटिस करती है कि उसकी ब्रा गड़बड़ हुई हुई है। एंडी कहता है कि उसे सीपीआर देने के लिए उसे ब्रा हटानी पड़ी, और इजुमो समझ जाती है कि उसने उसे बिना कपड़ों के देख लिया। वो ये भी कहता है कि जब वो उठ नहीं रही थी तो उसने उसे माउथ टू माउथ भी दिया। इजुमो को यकीन नहीं होता, और तभी एक जोर का धमाका होता है जो उन्हें ऊपर उड़ा देता है, और इससे वो जेट पर चढ़ पाते हैं। एंडी पायलट को पलक झपकते ही काट देता है और वो लोग प्लेन चुरा लेते हैं। एंडी इजुमो से कहता है कि वो उसकी एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो बदकिस्मती का सोर्स ढूंढ ले, और फिर सही मात्रा में कांटेक्ट देकर वो इसे ट्रिगर कर सकते हैं। वो उसे बताता है कि अब उसकी एबिलिटी उनका ट्रम्प कार्ड है। जैसे ही वो उड़ रहे होते हैं, प्लेन अचानक सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए तैयार होने लगता है। एंडी फटाफट इजेक्ट करता है और प्लेन फट जाता है। इजुमो सोचती है कि अब वो लोग गिर जाएंगे, लेकिन एंडी अपने शरीर से लैंडिंग को सॉफ्ट कर देता है। वो लोग किसी तरह इरकुत्स्क पहुंच जाते हैं और इजुमो वहां की खूबसूरत झील देखकर दंग रह जाती है। एंडी उससे कहता है कि जाके देखो, जबकि वो अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा है, और कहता है कि जब इतने टूरिस्ट हैं तो यूनियन उस पर हाथ नहीं डालेगी। इजुमो सोचती है कि एंडी से मिलने के सिर्फ 4 दिन में चीजें कितनी बदल गई हैं। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर उसे उनकी बात समझ नहीं आती तो वो भाग जाती है। वो रुकती है जब उसे एक लड़की पेंटिंग करते हुए दिखती है और पता चलता है कि वो जीन है।
जीन दूसरी जापानी लड़की से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और वो इजुमो को भी उसके साथ पेंटिंग करने के लिए मनाती है। जीन इजुमो से पूछती है कि उसे वो चीजें पसंद हैं जो बदलती रहती हैं या वो चीजें जो हमेशा जैसी रहती हैं। इजुमो पक्का नहीं है और जीन बताती है कि उसे वो चीजें पसंद हैं जो हमेशा जैसी रहती हैं, जैसे आर्ट, जिससे वो दुनिया को हमेशा के लिए एक ही ड्राइंग में कैद कर सकती है। इजुमो अपनी पेंटिंग फिनिश कर देती है और जीन हैरान हो जाती है कि उसमें स्टार्स क्यों हैं, क्योंकि स्पेस में तो सिर्फ सूरज और चांद होना चाहिए था। लेकिन इज्मो ने सोचा कि चांद अकेला दिख रहा है, तो उसने उसके लिए कुछ दोस्त बना दिए। वो जीन के पहले वाले सवाल के बारे में सोचती है और बताती है कि पहले उसे लगता था कि वो कभी नहीं बदल सकती, लेकिन एंडी से मिलने और उसके साथ इतनी चीजें होने के बाद अब उसे वो चीजें पसंद हैं जो बदल सकती हैं। लेकिन जीन उसे ना इनोसेंट कहती है अपनी टाई पहनते हुए और अचानक आसमान की तरफ फ्लोट करने लगती है। एंडी वापस आता है और तुरंत जीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बस पीछे धकेल दिया जाता है। इज़ुमो शॉक्ड है, अब समझती है कि जीन असल में कौन है और जीन तैयार हो जाती है उनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके पीछे हैं। जीन अचानक एंडी की तरफ दौड़ती है और बताती है कि उसे उसकी याद आई थी और एंडी उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैरियर उसे बचा लेता है। इजुमो सोचती है कि क्या वही है जिसने 50 साल पहले एंडी को पकड़ा था, क्योंकि वो अभी भी किशोरी जैसी दिखती है। एंडी बताता है कि जब उसने उसे पकड़ा था तब वो 16 की थी, तो अब वो 66 साल की होनी चाहिए। सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है। कहती है कि वो हमेशा 16 की ही फंसी है। एंडी पीछे कूदता है, समझते हुए कि उसकी मुंह पर कुछ अदृश्य चीज थी। अब उसे उसके पावर को हैंडल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो बताती है कि वो एंडी से प्यार करती है। कहती है कि 50 साल पहले उसे एंडी को पकड़ने का ऑर्डर मिला था, लेकिन जब उसने उसे पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उनके सारे सीट्स भरे हुए थे, इसलिए एंडी को सेल में रहना पड़ा। फ्लैशबैक में हम एंडी को उसकी सेल में देखते हैं। जीन उससे माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो वैसे भी नहीं मर सकता और वो रीमैच करना चाहता है। कहता है कि अब वो हार नहीं सकता। वर्तमान में जीन बताती है कि एंडी की कूल पर्सनैलिटी ने उसे उससे प्यार करवा दिया। एंडी उस पर बम फेंकता है और बड़ी एक्सप्लोजन होती है, लेकिन वो सुरक्षित निकलती है। वो खुश है कि वोएक्ट मर गया। कहती है कि अब यूनियन में एक खाली स्पॉट है और उसे लेना चाहिए। एंडी फ्लैश बैंग फेंकता है और जब वो अंधी हो जाती है, वो उसकी तरफ दौड़ता है, बैरियर को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काउंटर करती है और उसे पीछे हटना पड़ता है, कहते हुए कि वो अभी भी उसकी पावर को समझने की कोशिश कर रहा है। इजुमो सोचती है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, लेकिन एंडी कहता है कि वो सब पहले ही मर चुके हैं, तो अब उन्हें जीन से अकेले निपटना पड़ेगा। वो याद करता है कि उसने कैसे लेक के पानी को कंट्रोल किया और एक अदृश्य बैरियर बनाया। सोचता है कि उसकी पावर हार्डनिंग से जुड़ी है, लेकिन उसे हैरानी है कि उसकी तलवार उसके बैरियर को काट नहीं पा रही। वो हवा की एनर्जी जमा करती है और अपना वेपन एंडी की तरफ फेंकती है। उसका बॉडी आधा काट देती है। तो उसे पता है कि वो आसानी से बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इजुमो को बचाना चाहता था। जीन बताती है कि उसने उसके शरीर के निचले हिस्से को पकड़ लिया है, लेकिन वो बता देता है कि उसने उसकी एबिलिटी पहले ही समझ ली है और अपना सिर काटकर आसमान में फेंक देता है। वो हवा में फट जाता है, उसका खून जीन पर बरसने लगता है और उसके आसपास हाथ नजर आते हैं जो हवा को एक जगह रोक कर बनाए गए थे। वो इसे अपना थ्योरी सही होने का सबूत मानता है, बताते हुए कि उसकी एबिलिटी चीजों को बदलने से रोकना है। एंडी जानता है कि वो अकेले उसे हरा नहीं सकता, तो वो इजुमो को मदद करने को बोलता है। वो अपनी छाती से उसे टच करती है, जिससे जीन चिढ़ जाती है, सोचते हुए कि उसने अपनी बॉडी से उसे फुसलाया है। जीन बोलती है कि इजुमो की खूबसूरती 20 साल बाद फीकी पड़ जाएगी, लेकिन उसकी एबिलिटी उसकी अपीयरेंस को बदलने नहीं देती, जिससे वो हमेशा जवान दिख सकती है। लेकिन एंडी को ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक्सटर्नल टारगेटर है। वो समझाता है कि निगेटर्स दो तरह के होते हैं, सेल्फ टारगेटर्स जो सिर्फ खुद पर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सटर्नल टारगेटर्स जो सिर्फ दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन दावा करती है कि वो सेल्फ टारगेटर है और उसकी अपीयरेंस इसका सबूत होना चाहिए, लेकिन एंडी नोटिस करता है कि वो बुजुर्ग हो रही है और बस मेकअप से अपनी असली उम्र छुपा रही है। वो फैसला करता है कि वो एक्सटर्नल टारगेटर है
और उसकी एबिलिटी इंसानों पर काम नहीं करती। ये सुनकर वो नाराज हो जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उड़ने लगता है और इजुमो सोचती है कि जीन बस चल क्यों रही है, उसे दौड़ना चाहिए था क्योंकि वो ज्यादा तेज होता। एंडी समझ जाता है कि जीन की कोई वीकनेस है और कहता है कि उन्हें सिर्फ कोई बढ़िया बदकिस्मती का सोर्स ढूंढना है उसे हराने के लिए। तभी कुछ उन्हें टकराता है और वो गिर जाते हैं और एंडी नोटिस करता है कि उनके ऊपर कुछ है। उन पर लेजर बीम से हमला होता है और जीन बताती है कि वो झील में मौजूद किसी अजीब जानवर की जांच कर रहे हैं और वो अपनी एबिलिटी से स्कैन कर रही है उस क्रीचर को ढूंढने के लिए। लेकिन वो कहती है कि अब वो उस क्रीचर की जगह इजुमो को मार देगी। वो उन पर झपटती है इजुमो को मारने के लिए, लेकिन एंडी उसे लेकर भाग जाता है, बताते हुए कि वो इजुमो को तब तक मरने नहीं दे सकता जब तक वो मौत नहीं दे देती जो वो चाहता है। उसे पानी में खून दिखता है तो वो समझ जाता है कि जीन के पैरों के नीचे बने बैरियर में एक छेद है जिससे वो चल पा रही है। वो उसकी तरफ दौड़ता है, प्लान बनाते हुए कि सही वक्त पर बैड लक को ट्रिगर करेगा, क्योंकि छेद इतना बड़ा है कि उसमें उसका सिर फिट हो जाएगा। वो उसे खून से ढक देता है। उसकी नजर ढक जाती है तो वो सोचती है कि अपनी बैरियर छोड़ दे, लेकिन एक तलवार उसमें फिसल जाती है, उसकी कमजोर जगह दिखा देती है और इजुमो अपना सिर अंदर डाल देता है जिससे उसकी बदकिस्मती एक्टिव होती है। वो समझाता है कि क्योंकि वो बैरियर के अंदर है उसकी बदकिस्मती उसे पकड़ पाएगी और यूएफओ एक रोशनी की किरण छोड़ता है जो रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देती है। इजुमो एंडी के पास पहुंचता है और वो जीन को मारने वाला होता है, लेकिन आखिर में वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो मरने वाली है। जीन बताती है कि उसने यूनियन के लिए बहुत बुरी चीजें की थी, उम्मीद में कि चीजें बदल जाएंगी, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बदला। वो इजुमो से कहती है कि उसकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी और कभी उसने बदलाव करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे लगता है कि बदलाव बुरा नहीं है। एंटी एजिंग वाला इफेक्ट खत्म होने वाला होता है तो वो उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसका चेहरा देखें। लेकिन एंडी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो अभी भी खूबसूरत है। इजुमो और एंडी एक ड्रिंक लेते हैं और इजुमो उसकी मौत पर रोता है। एंडी सोचता है कि उसे हमेशा शक रहता था कि जिंदा रहने के लिए मारना सही है या नहीं, और वो इजुमो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे बचाने में मदद की। लेकिन इजुमो कहता है कि यूनियन को बदलने की कोशिश करे ताकि कोई और उसके जैसी तकलीफ न झेले। एंडी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अचानक एक वार्प गेट खुल जाता है और दोनों को उठाकर ले जाया जाता है। वे गिरने लगते हैं और समझते हैं कि वे यूनियन में हैं। एंडी तुरंत अपनी उंगलियों से हमला करता है, इसे एक तरह की ग्रीटिंग कहता है, लेकिन उसका हमला आसानी से रोक दिया जाता है। वे अपने सीट्स पर लैंड करते हैं और एंडी सबको मारने के लिए कहता है, लेकिन शिन उन्हें देखकर खुश होता है। एंडी को एक मेंबर तातियाना ने पंच मारता है क्योंकि वो गुस्से में है कि उसने जीन को मारा, लेकिन एक और मेंबर बिली उसे याद दिलाता है कि यूनियन मेंबर के बीच लड़ना मना है। लेकिन पहले सीट पर बैठा जूल्स उन्हें रोकता है और अचानक एंडी अपनी तलवार इजुमो पर लगा देता है। तातियाना भी बिली पर हमला करने के लिए मजबूर होती है और जूल्स उनसे पूछता है कि क्या वे अभी भी जारी रखना चाहते हैं, तो दोनों मान जाते हैं कि अब अच्छा व्यवहार करेंगे। वे सब अपनी मीटिंग जारी रखते हैं और जूल्स एक किताब अपोकलिप्स से बुलाता है। किताब खुलती है और दिखाती है कि उनके पास 6 क्वेस्ट्स हैं। क्वेस्ट्स में अन्य नेगेटर्स को पकड़ना और कुछ प्राणियों यूएमएस को खत्म करना शामिल है, लेकिन इसके साथ इनाम भी हैं, जैसे यूनियन में एक अतिरिक्त सीट जोड़ना। लेकिन उनके पास महीने के अंत तक ही सारे क्वेस्ट पूरे करने का टाइम है, वरना उन्हें पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। जूल्स ने एक और मेंबर निको को एनालिसिस करने को कहा और उसने पता लगाया कि वे सिर्फ 3 क्वेस्ट ही पूरा कर सकते हैं, तो उन्हें पनिशमेंट स्वीकार करनी पड़ेगी। इजुमो कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसके पास वाला लड़का टॉप बताता है कि अपोकैलिप्स अर्थ पर मिला पहला आर्टिफैक्ट है और ये उन्हें ढेर सारे अनरीजनेबल क्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। इजुमो सोचती है कि उन्हें इसे क्यों मानना चाहिए और याद करती है कि जीन कभी भी कुछ बदल नहीं पाई, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। जूल्स समझाता है कि अर्थ पर 98 बार नियम ऐड किए गए हैं,
जैसे लैंग्वेज, रेस, डेथ और सिकनेस। अगर वे बीच में इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो हर 3 महीने में नए पेनल्टीज जोड़ दिए जाएंगे। इसलिए उन्हें अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब करना पड़ेगा ताकि वे आखिर में उस क्रिएटर को मार सकें जो इन नियमों को उन पर थोप रहा है। इजुमो इस सिचुएशन से खुश नहीं है, तो जूल्स उसे कहता है कि अगर वो नंबर 1 बन जाए तो बदल सकती है, और बताता है कि यूनियन का लीडर वो होता है जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हासिल किए हों। इजुमो सोचती है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन अचानक एंडी अपोकैलिप्स को पकड़ लेता है और जानना चाहता है कि सबसे मुश्किल क्वेस्ट कौन सा है। बताता है कि वो क्वेस्ट एक इंसान स्पॉइल से जुड़ा है। एंडी तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो इजुमो के साथ करेगा और शेन के भी साथ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और शेन विश्वास नहीं कर पाता कि उसे भी साथ खींच लिया गया है। महीने की 21 तारीख को हम देखते हैं कि इजुमो शेन के सबोर्डिनेट मुई द्वारा ड्रेस कराई जा रही है। वो उम्मीद करती है कि इजुमो शेन का ख्याल रख सके और बताती है कि वो क्वेस्ट में पार्ट नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास एम्बलम नहीं है। वे तैयार होते हैं निकलने के लिए, लेकिन अचानक एंडी उससे टकरा जाता है जिससे मैग्मा एक्सप्लोजन हो जाता है। उसके कपड़े जल जाते हैं, लेकिन वो बस क्वेस्ट शुरू करना चाहता है। शेन उसे बताता है कि उसे आउटफिट की जरूरत है और समझाता है कि ये स्पेशल है। सूट काफी ड्यूरेबल है और टाई से सारे पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। साथ ही किसी भी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करने की पावर भी, और क्वेस्ट में पार्ट लेने के लिए एम्बलम जरूरी है। लेकिन एंडी को अभी भी परवाह नहीं है और कहता है कि वे अलग हो रहे हैं क्योंकि वो इजुमो के साथ डेट पर जाना चाहता है। अचानक एक अलर्ट आता है और हम देखते हैं कि उनके कंटेनमेंट में से एक यूएमए भाग गया है। ग्रुप को पता चलता है कि वो पास ही है और मुई पता लगाती है कि उस क्रिएचर का नाम क्लोथ्स है, जिसे किसी इंसान से चिपककर उसकी सबसे चाही हुई कपड़ों में बदलने की ताकत है। लेकिन मुई नोट करती है कि ये उस इंसान के शरीर को कंट्रोल कर लेता है। एंडी को पंच लगता है, लेकिन वो आदमी को पकड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन मुई नोट करती है कि अगर होस्ट हिल नहीं पाएगा तो क्लोथ्स नया शरीर ढूंढ लेगा। मुई के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन एंडी नोट करता है कि उसकी लुक में कोई बदलाव नहीं आया। पर हम देखते हैं कि उसने एक एम्ब्लेम पा लिया है। वो उन पर अटैक करना शुरू कर देती है और एंडी शेन से कहता है कि उसे अपनी ताकत से रोको, लेकिन शेन कहता है कि ये क्लोथ्स पर काम नहीं करता। इजुमो उसे पकड़ लेता है जिससे उसकी ताकत ट्रिगर हो जाती है और मुई ईंट से बेहोश हो जाती है। क्लोथ्स फिर से मूव करता है, इजुमो को टारगेट करता है, लेकिन एंडी समय पर उसे बचा लेता है और क्लोथ्स अब उसकी तरफ चिपक जाता है। इजुमो को यह अजीब लगता है कि क्लोथ्स में बदलने का कोई असर नहीं दिख रहा। क्रिएचर एंडी को गाली देता है क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग है। ऐसे कपड़े चाहता है जो तुरंत रीजनरेट हो और उसकी मर्जी से उड़कर उसके पास आ जाएं। एंडी इसे बेकार कहता है तो क्रिएचर उसे खा जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे लेजर से मार दिया जाता है क्योंकि उसने इजुमो को छू लिया था और निको आर्टिफैक्ट की फेलियर के लिए माफी मांगती है। लेकिन हम देखते हैं कि एंडी ने क्रिएचर को टेम कर लिया है और इजुमो उसे क्लोथी नाम देती है। एंडी को कैप्चर के लिए पॉइंट्स मिलते हैं और वो 9वें रैंक पर पहुंच जाता है। इस बीच निको को न्यूयॉर्क में यूएमए की अपीयरेंस का रिपोर्ट मिलता है। इसे एक सड़ते हुए शव के रूप में पहचाना जाता है, तो वे सोचते हैं कि यह स्पॉइल ही होगा, लेकिन एंडी बस अमेरिका में बर्गर खाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। हम देखते हैं कि एंडी और इजुमो अमेरिका में एक ट्रक में राइड कर रहे हैं, जहां इजुमो एक डॉक्यूमेंट पढ़ती है जिसमें पता चलता है कि सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में एक सड़ता हुआ शव देखा गया था। हमें पता चलता है कि उनकी मिशन लॉन्गिंग टाउन में स्पॉइल को पकड़ना है और शिन बताता है कि वहां जॉम्बी की एक लीजन है। वो कहता है कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स टाउन गया और वो वापस नहीं आए, लेकिन वे एक वॉइस मैसेज भेज पाए। वो उसे प्ले करता है और सभी सुनते हैं कि आदमी पैनिक में है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म होते देखा। जॉम्बी आ गए और उन्होंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन अंत में सब खत्म हो गए। शिन एंडी को चेतावनी देता है कि उसे स्पॉइल के खिलाफ बहुत मुश्किल होने वाली है। कहता है कि उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन एंडी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उस शाम शिन इजुमो के पास आता है, कहता है कि वो और एंडी स्पॉइल को हैंडल करेंगे, लेकिन वो बताती है कि वो मदद करना चाहती है और एपोक्लिप्स ने जो रिवॉर्ड बताया था उसका जिक्र करती है, जो कि नेगेटर नाम के अनरिपेयरर का लोकेशन है।
वो बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है, सोचते हुए कि शायद वो एंडी को वो मौत दे सके जो एंडी चाहता है। वो सोचती है कि एंडी ने शिन को जबरदस्ती उनके साथ जोड़ा, लेकिन वो बताता है कि इसका एक और वजह भी है। कहता है कि क्वेस्ट मुश्किल है तो शायद वो एंडी का एक और पहलू देख पाए। अगले दिन वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि वो जगह एक दीवार से घिरी हुई है। एंडी रॉकेट लॉन्चर निकालता है और उसे दीवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है और अचानक ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आ जाती है। एंडी सोचता है कि क्या उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन शिन बताता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके शरीर पहले ही बदल चुके हैं। वो फैसला करता है कि अब पीछे नहीं हटेगा, सबको बकल अप करने को कहता है और ट्रक चलाकर ज़ॉम्बीज़ को कुचलता है और ट्रक से दीवार में भी टक्कर मारता है। वो ट्रक से कूदता है, ज़ॉम्बीज़ से कहता है कि अगर वो उसे समझ सकते हैं तो झुक जाए, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता है। वो ज़ॉम्बीज़ को काटता है, उनके सिर काटता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उनमें से एक उसे समझ पाया। तो वो सोचता है कि वो दूसरों जैसी नहीं है। वो प्लान करता है कि उसे स्पॉइल ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन शिन उसे चेतावनी देता है कि वो लापरवाह हो रहा है और बताता है कि यूएमएस नेगेटर्स से अलग हैं क्योंकि ये खुद नियम है। शिन समझाता है कि नेगेटर्स को अपनी स्किल एक्टिवेट करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन यूएमएस किसी पर भी अपना नियम लगा सकते हैं जो उनकी रेंज में आता है। क्लॉथी एंडी से कहती है कि उसके पेट पर कुछ लिखा है और एंडी समझता है कि वहां टाइमर है। शिन और इजुमो इसे अपने शरीर पर नहीं देखते, तो शिन सोचता है कि एंडी ने स्पॉइल की रेंज में कदम रखा होगा, जिससे इजुमो चिंतित हो जाती है। लेकिन एंडी अपनी शांति बनाए रखता है और फैसला करता है कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक वो स्पॉइल नहीं कर देता, सोचते हुए कि ये उसे मारने के लिए काफी नहीं होगा। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, उसका शरीर सड़ने लगता है और वो आधा ज़ॉम्बी बन जाता है। लड़की उससे बात करती है और अब वो समझ सकता है कि वो क्या कह रही है, तो वो अपने साथियों से कहता है कि वो उससे शादी करेगा, क्योंकि लड़की ने कहा है कि शादी के बाद वो स्पॉइल की लोकेशन बता देगी। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, इजुमो एक लड़के को देखती है जो उसे देखकर छुप जाता है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। वो एक अंडरग्राउंड टनल में जाती है, सोचते हुए कि उसे उस लड़के को बचाना है, लेकिन शिन उसे रोककर पीछे खींच लेता है और बताता है कि वो बेवकूफी कर रही है। वो कहता है कि आगे मत जाओ वरना तुम स्पॉइल की रेंज में आ सकती हो, और उसे लगता है कि वो लड़का भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। तभी बच्चों का एक ग्रुप सामने आता है और सभी के शरीर पर टाइमर्स लगे होते हैं, लेकिन शिन सोचता है कि इनके टाइमर्स में इतना ज्यादा डिजिट्स क्यों हैं। उनका लीडर सोचता है कि शिन और इजुमो उन्हें मारने आए हैं क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, लेकिन इजुमो उसके पास दौड़ कर जाती है, जिससे उसके शरीर पर भी टाइमर आ जाता है और शिन समझ जाता है कि वो अब इजुमो को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी लड़की शादी की तैयारी में सज धज चुकी है और एंडी उसे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। वो एंडी को धन्यवाद कहती है कि उसने उसका सपना पूरा किया, क्योंकि वो हमेशा से वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती थी। वो उससे विनती करती है कि उसे इस हालत से निकाल दे और वो उसे एक स्टैच्यू की तरफ इशारा करके बोलती है कि उसे मार दो। उसे याद आता है कि उसका ऑर्डर स्पॉइल को पकड़ने का है, लेकिन वो लड़की की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है, इसलिए वो स्टैच्यू पर हमला कर देता है और फिर वो बदलने लगता है और जैसे ही स्पॉइल जागता है, पूरा चैपल तबाह कर देता है। एंडी मलबे से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मुक्के उड़ाकर घंटी पर मारता है और वो ज़ॉम्बी को बोलता है कि वो स्पॉइल पर अटैक करें और उन्हें सलाह देता है कि घंटी की आवाज फॉलो करे, तो पूरा झुंड उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। फिर हम इजुमो की तरफ लौटते हैं, जहां लीडर अपना नाम केन बताता है और बताता है कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए सबकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। इजुमो उसे बोलती है कि वो लोग मदद करने आए हैं और पूछती है कि वहां क्या हुआ था। फ्लैशबैक में शहर के बीचों बीच एक काला सा बॉल प्रकट होता है और लोगों से बात करने लगता है। कहता है कि उन्हें स्पॉइल करना आसान है। फिर वो अपनी ताकत छोड़ता है, जिससे सब लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं,
लेकिन केन की टीचर बच्चों को बचाने में मदद करती है और उन्हें अंडरग्राउंड टनल में ले जाती है। वो उन्हें कहती है कि उसकी चिंता मत करो, वो तब तक नहीं मरेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। और वो बच्चों को सलाह देती है कि वो अपने सपनों पर फोकस करे, क्योंकि वही उन्हें स्पॉइल होने से बचाएगा। वापस वर्तमान में एक लड़की रो रही होती है और केन उसके पास जाता है और देखता है कि उसका टाइमर खत्म होने वाला है। वो उसे उसके फ्लोरिस्ट बनने वाले सपने की याद दिलाता है, जिससे वो बेहतर महसूस करने लगती है और उसके टाइमर की संख्या अचानक बढ़ जाती है। वो इजुमो को बताता है कि वो लोग ऐसे ही नंबर बढ़ाते आए हैं और उससे पूछता है कि क्या वो उनकी मदद करने वाली है। उसी समय उन्हें ऊपर कोई हलचल सुनाई देती है और शेन समझ जाता है कि ऊपर कुछ हो रहा है। वो लोग ऊपर जाकर देखते हैं कि एंडी स्पॉइल से लड़ रहा है और ज़ॉम्बी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इजुमो ये देखकर हैरान होती है, लेकिन शेन जानता है कि ज़ॉम्बी का स्पॉइल से कोई मुकाबला नहीं है और वो कहता है कि एंडी बस उनके साथ दयालु बन रहा है, उन्हें आखिरी बार लड़ने का मौका देकर। वो शेन को देखता है और उसे बोलता है कि वो दुल्हन को पकड़कर रखे और बच्चे उसे पहचान लेते हैं कि वो उनकी टीचर है। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं और एक ज़ॉम्बी एजुमो को छूता है और स्पॉइल पर चार्ज करता है। एक बोर्ड गिरकर उसे बीच से काट देता है और एंडी ये देखकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का कोई चांस नहीं है, तो वो एक प्लान बनाता है। वो ज़ॉम्बी को आदेश देता है कि वो इजुमो को छुए और समझाता है कि जीतने का यही एक तरीका है। इजुमो इस आइडिया के खिलाफ होती है, लेकिन टीचर उसे गले लगा लेती है और इजुमो समझ जाती है कि ज़ॉम्बी को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए वो लड़ाई में मरने के लिए तैयार है। वो प्लान मान जाती है और टीचर स्पॉइल की तरफ दौड़ पड़ती है। केन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शेन अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और उसे रोक देता है। वो स्पॉइल के पास जाती है और आखिर में खुद ही कुचल जाती है, लेकिन अचानक ही स्पॉइल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा एक ऐसे बिल्डिंग में घुस जाता है जिसमें बहुत सारा गन पाउडर भरा होता है। लेकिन शेन जानता है कि वो अभी भी इतना तगड़ा नहीं है और स्पॉइल फिर से उठ जाता है। एंडी ज़ॉम्बियों को बोलता है कि प्रेशर बनाए रखो, तो सारे ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और इजुमो उन सभी को टच करती है, जिसके बाद वो स्पॉइल से चिपक जाते हैं और फट जाते हैं। पूरी जगह धमाकों से भर जाती है। लेकिन स्पॉइल सारे ज़ॉम्बीज को अंदर खींचकर निगल लेता है और उसके चारों तरफ कोई अजीब सी एनर्जी फैल जाती है और फिर वो अपनी दूसरी फॉर्म में बदल जाता है। वो एंडी पर एनर्जी बीम से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन शेन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है। बीम मिस हो जाती है और सीधा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर लगती है और एक ही बार में उसे तोड़ देती है। अब स्पॉइल उड़ने लगता है और भी एनर्जी बीम फेंकता है, जिसमें से एक एंडी के हाथ पर लगती है, तो एंडी हाथ काट देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये बीम जिस चीज को भी लगती है उसे पूरा मिटा देती है। उसे पता है कि ये अटैक बहुत डेंजरस है, तो वो सोचता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा और वो तेजी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसका शरीर सड़ने लगता है। स्पॉइल उस पर हमला करता है और उसे जमीन पर पटक देता है और फिर गिरा हुआ देखकर उस पर लगातार वार करता रहता है। फिर वो शेन और इजुमो से बात करना शुरू करता है। शेन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं करती, तो वो भागने का फैसला करता है। स्पॉइल इजुमो को बोलता है कि बिना डिके के दुनिया और भी बदसूरत है और डिके एक जरूरी रूल है, लेकिन इंसान इसे मानने से मना कर रहे हैं। वो कहता है कि इंसानी शरीर तो 1 साल भी नहीं टिकते, तो फिर लोग इतने चिपके क्यों रहते हैं शरीर से। इजुमो समझाती है कि क्योंकि इंसानों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए शरीर की जरूरत होती है, और वो बताती है कि उसका सपना है कि वो एक नॉर्मल लड़की बने और अपनी जिंदगी पूरी तरह जी सके। वो कहती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानेगी, और ऐसा बोलते ही उसके शरीर पर लगा टाइमर रीसेट हो जाता है। स्पॉइल ये देखकर हैरान हो जाता है और शेन उसकी तरफ दौड़ कर आता है और एक बार लगाने में कामयाब हो जाता है और बताता है कि उसका सपना है कि वो पूरी क्रिएशन में सबसे महान बने। एंडी उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा पास मत जाना, नहीं तो शरीर सड़ जाएगा, लेकिन शेन बताता है कि उसने इसकी एबिलिटी समझ ली है। वो बताता है कि जब स्पॉइल इजुमो से बात कर रहा था तो उसे कुछ नहीं हुआ था, तो उसने समझ लिया कि स्पॉइल के शरीर के चारों तरफ एक स्पॉइल फील्ड बनी रहती है और जब स्पॉइल अपना सिर बाहर निकालता है तब वो वल्नरेबल हो जाता है। फिर वो बताता है कि उसके पास एक खास स्टाफ है जिससे वो स्पॉइल पर वार कर सकता है। हमें पता चलता है कि वो अपने स्टाफ की लंबाई कंट्रोल कर सकता है और वो उसे इस्तेमाल करके स्पॉइल को मारता है। स्पॉइल सोचने लगता है कि उसका शरीर खुद शेन की तरफ क्यों जा रहा है।
हमें पता चलता है कि शेन की एबिलिटी तब एक्टिव होती है जब टारगेट उसकी नजरों के अंदर होता है और फिर वो टारगेट को उसकी मर्जी के उल्टा काम करवाती है। तो जब स्पॉइल खुद को बचाने की कोशिश करता है तो वो और ज्यादा खुला और कमजोर हो जाता है शेन के अटैक्स के लिए। लेकिन इस एबिलिटी को एक्टिव करने के लिए शेन को अपने टारगेट को पसंद करना पड़ता है। एंडी सोचता है कि अब स्पॉइल को पकड़ना कैसे है, तो शेन बताता है कि स्पॉइल का एक कोर होता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सकता क्योंकि बहुत पास गया तो उसका शरीर सड़ जाएगा। स्पॉइल शेन के खिलाफ संघर्ष करता रहता है और एनर्जी बीम फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उसमें भी फेल हो जाता है। शन स्पॉइल की पावर्स पहचान लेता है और बताता है कि वो खुश है क्योंकि आखिरकार वो उस आदमी को ढूंढ पाएगा जिसकी वो तलाश कर रहा था। इजुमो सोच रही है कि इसकी एबिलिटी को कैसे रोका जाए और एंडी समझाता है कि डिकम्पोजिशन नमी के बिना नहीं हो सकती। तो वो हवा से मॉइस्चर हटाने के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि एक्सप्लोजन्स काम आ जाएंगे, तो वो इजुमो को छूता है और स्पॉइल के पास जाता है, लेकिन एक्सप्लोजन होने की जगह जमीन ही फट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। शन नजर फेर लेता है और स्पॉइल को मौका दिखता है तो वो शेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि स्पॉइल धूल के बादलों से उसकी विजन ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल न कर सके। इजुमो सोचती है कि स्पॉइल को स्पेस ले जाए क्योंकि वहां मॉइस्चर नहीं होता, और शेन बताता है कि वो उसे स्पेस तक उठा सकता है और एंडी वहां रहते हुए उसे हरा सकता है। बस उसे ऊपर जाते वक्त उसकी एबिलिटी झेलनी पड़ेगी। शेन एंडी को अपनी मेमोरीज अनलॉक करने को कहता है, ये जानते हुए कि उसका पुराना वाला रूप ये काम कर लेगा। और एंडी शेन की प्लान मान लेता है, लेकिन बोलता है कि कुछ कंडीशंस होंगी। शेन मान जाता है और वो अपनी स्टाफ को क्रैक में फेंकता है। एंडी उसे पकड़ लेता है और फिर स्टाफ को आदेश देता है कि एक्सटेंड हो, जिससे स्पॉइल हवा में लॉन्च हो जाता है। एंडी अपनी मेमोरीज अनलॉक करता है और वो लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। इजुमो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे याद है कि एंडी अनस्टेबल हो जाता है जब वो अपनी मेमोरीज खोलता है। शेन ये जानता है और उसे बताता है कि वो उस आदमी से मिलने वाली है जिसने अनगिनत लड़ाइयों में जीत दिलाई है। स्पॉइल बताता है कि वो बिना मॉइस्चर के भी एनर्जी बीम्स चला सकता है और वो एंडी के सिर पर लगती है, लेकिन एंडी तुरंत रीजेनरेट हो जाता है और उसका रूप बदलने लगता है। वो स्पॉइल से कहता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो अपनी 2 उंगलियां फायर करता है और हर उंगली रिजेनरेट होकर उसकी कॉपीज बना देती है जो स्पॉइल के शरीर को काट डालती है। एंडी उसका कोर पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ के साथ गिरने देता है, बोलते हुए कि अब मजे करने का टाइम है। सीनचेन पर कट होता है जहां वो बच्चों से कहता है कि यहां से निकल जाओ क्योंकि उनकी रेस्क्यू होने वाली है। स्पॉइल का कोर जमीन पर क्रैश होता है और एंडी का शरीर उसके हाथ से रिजेनरेट होकर वापस बन जाता है, लेकिन शेन इजुमो को पीछे रहने को कहता है। हम देखते हैं कि एंडी अपनी कॉन्शियसनेस से लड़ रहा है, अपने दूसरे रूप से बोल रहा है कि वो जिंदगी बर्बाद कर रहा है और उसके लिए मरना नामुमकिन है। वो इजुमो के पास जाता है और सब गड़बड़ का इल्जाम उसी पर डालता है, लेकिन शेन बीच में आ जाता है और उसे विक्टर कहता है, विक्ट्री का भगवान। लेकिन विक्टर कहता है कि वो बस इंसान है और वो शेन पर हमला करता है और उसे आसानी से हरा देता है, सोचते हुए कि उसकी एबिलिटी विक्टर पर क्यों काम नहीं कर रही। वो नोटिस करता है कि विक्टर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है क्योंकि वो पूरी ताकत से वार कर रहा है, जिससे हर अटैक में उसकी अपनी हड्डियां भी टूट जाती हैं। वो अपनी उंगलियां शूट करके शेन को उड़ाकर फेंक देता है और इजुमो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो काम ही नहीं कर रही। शेन मुई को मैसेज भेजने को कहता है, जबकि विक्टर इजुमो को कमजोर बताता है और बोलता है कि उसे मारने की कोशिश छोड़ दे। वो उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन इजुमो एंडी को पुकारती है और उससे वापस आने की गुहार लगाती है। विक्टर उसे बेवकूफ बोलता है, लेकिन शेन उसे बीच में रोक देता है, ये मानते हुए कि वो हार चुका है क्योंकि वो विक्टर को हराने के लिए काफी मजबूत नहीं है। लेकिन उसे एंडी से किया हुआ पहला वादा याद आता है, जो था इजुमो की रक्षा करना। तो वो विक्टर को पीछे धक्का देता है, लेकिन फिर उसे दूसरा वादा याद आता है, जो था विक्टर को हराना, जबकि उसे पता है कि वो अकेले ये नहीं कर सकता। एक पोर्टल खुलता है
क्योंकि यूनियन के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं तो विक्टर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे ब्लॉक कर लेते हैं और निको उस पर हमला करके उसे बीच से काट देता है। विक्टर नोटिस करता है कि उसका शरीर रीजनरेट नहीं हो रहा और निको बताता है कि उसकी चोटों को जला दिया गया है तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन विक्टर बताता है कि वो चुन सकता है कि उसका रीजनरेशन कहां से शुरू हो और वो अपनी उंगली शूट करता है जिससे वो अपना शरीर वापस बना लेता है। वो यूनियन मेंबर्स को चेतावनी देता है कि बीच में मत पड़ो, लेकिन वो अपनी जगह खड़े रहते हैं। तो विक्टर उन्हें मारने की तैयारी करता है और जूल्स उसके सामने आ जाता है, मरने तक लड़ने के लिए तैयार। जूल्स उसे काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन विक्टर बस ऊपर उड़ जाता है, अपनी उंगलियों पर शूट करके खुद के क्लॉ जैसा बना लेता है। वो शेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉप उन्हें बचा लेता है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इजुमो को अजीब लगता है कि टॉप अभी भी भाग रहा है। वो सोचती है कि वो एंडी को कैसे रोक पाएंगे, लेकिन टॉप को कोई आइडिया नहीं है। वो कहती है कि उसे एंडी के पास वापस ले चलो, लेकिन टॉप उसे चेतावनी देता है कि वो अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो जानती थी। वो फिर भी जिद करती है तो शेन उसे एक बंदूक देता है उसकी सुरक्षा के लिए, और साथ में एंडी की सील भी देता है। वो भाग जाती है और टॉप शेन से कहता है कि उसे रोक लो, लेकिन शेन उसे दिलचस्प कहकर छोड़ देता है और टॉप आखिर में मान जाता है कि वो उसे वापस ले जाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि यूनियन के बाकी मेंबर विक्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो चाहे जितना भी मारे, विक्टर बार बार रीजनरेट हो जाता है। टॉप सोचता है कि अब वो क्या कर सकते हैं, लेकिन इजुमो समझ जाती है कि एंडी उसी कॉपी के अंदर है जो जूल्स से लड़ रही है, क्योंकि उसके कपड़े वहीं लगे हुए हैं। टॉप को भरोसा नहीं होता, लेकिन इजुमो उसे बोलती है कि उसे उसकी तरफ फेंक दो। जूल्स उसके साथ लड़ रहा होता है, तभी इजुमो उसकी तरफ छलांग लगाती है और अपनी शर्ट ऊपर उठाकर उसे अपनी छाती से पकड़ लेती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन सारी क्लॉज नष्ट हो जाती दिखाई देती है। वो इंतजार करती है कि उसका बदकिस्मती वाला पावर एक्टिव हो जाए ताकि वो उसकी सील वापस लगा सके, और जूल्स पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन इजुमो को भी नहीं पता, क्योंकि उसने कभी ऐसे किसी को पकड़ा नहीं जिससे वो नफरत करती हो। जूल्स सोचता है कि उसकी बदकिस्मती एंडी पर तो तुरंत काम करती, तो इजुमो कहती है कि उन्हें एंडी को वापस लाना होगा, चाहे बस 1 सेकंड के लिए ही सही। विक्टर ये होने नहीं देना चाहता, तो वो अपनी उंगलियों पर गोली चलाता है ताकि उसके क्लोन्स बन जाए, लेकिन बाकी यूनियन वाले आइजुमो को बचा लेते हैं। इजुमो को उनकी चिंता होती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि वो एंडी को जगाने पर ध्यान रखे। वो उसे पुकारती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि एंडी वापस आ जाए, तो विक्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉप उसे रोक देता है। इजुमो सोचती है कि उसे कैसे जगाए और उनके साथ हुई सारी बातों को याद करती है, कैसे एंडी ने पहली बार मिलने पर उसे बचाया था। वो अपनी गन निकालकर उसके सिर पर बने हुए निशान पर गोली चलाती है और उसे समझ आता है कि उसके किसी भी क्लोन पर यह निशान नहीं है, यानी असली एंडी उसी में फंसा हुआ है। वो उसे पुकारती रहती है, उससे बोलती है कि वो उसकी आवाज सुने, और तभी एंडी थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता है। एंडी मौका देखकर उसे किस कर देता है, जिससे सारे कॉपीज उड़ जाते हैं, और वो उसे बोलता है कि अगली बार फिर से जारी रखेंगे। ये सुनकर इजुमो शर्मा जाती है और भाग जाती है और सबको चिल्लाकर बताती है कि बैड लक आने वाली है। सब भागना शुरू करते हैं, लेकिन विक्टर अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल पा लेता है और उन्हें रोकने की तैयारी करता है। तभी शिन आ जाता है और अपनी एबिलिटी से उसे रोक देता है। विक्टर अपनी हार मान लेता है और आसमान से मीटियर्स गिरने लगते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और एक विशाल लहर उठती है, लेकिन निको की बैरियर सबको बचा लेती है। पूरा टाउन तबाह हो जाता है, लेकिन इजुमो एंडी को ढूंढने नीचे भागती है। वो उसके पास पहुंच जाती है और उसे उसकी सील से छेद देती है, लेकिन पानी दोबारा अंदर घुसने लगता है। जब इजुमो जागती है, वो एंडी को पुकारती है, लेकिन एंडी उसके पास ही होता है। वो अपनी सारी कुंठा उस पर निकालती है कि उसकी बेवकूफी वाली प्लान की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो वो फिर से अकेली रह जाती। एंडी माफी मांगता है, लेकिन उसे टेंशन होती है कि एंडी उसके सिर को छू रहा है। एंडी उसे बताता है कि जब वो पानी में डूब गया था तो बस उसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी, और वो उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है। ये सुनकर इजुमो खुश हो जाती है और एंडी कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैड लक उसे मार देती है। यूनियन की मीटिंग शुरू होती है और इजुमो लेट आने के लिए माफी मांगती है, जबकि शिन खुश होता है कि दोनों ठीक हैं।
उसे लगता है एंडी गलत सीट पर बैठा है, लेकिन एंडी उसे याद दिलाता है कि क्लोई वाली घटना के बाद वो रैंक 9 पर पहुंच गया था। मीटिंग चलती रहती है और अपोकलिप्स उनके क्वेस्ट्स के रिजल्ट बताने की तैयारी करता है। अपोकलिप्स बताता है कि पहला क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है क्योंकि यूनियन ने यूएमए बर्न को पकड़ लिया है और इसके बदले एक 11th सीट भी जोड़ दी गई है। सेकंड क्वेस्ट भी सक्सेसफुल हो जाती है क्योंकि वो लोग एक और यूएमए पकड़ लेते हैं जिसका नाम ईट है और रिवॉर्ड में अपोक्लिप्स निगेटर अनबर्न का लोकेशन बता देता है। सबको बोलता है कि अगर जरूरत हो तो वो उसे पकड़ सकते हैं। हमें पता चलता है कि निको थर्ड क्वेस्ट भी पूरा कर चुका है, तो अपोक्लिप्स दुनिया की लैंग्वेजेस को एक कर देता है जिससे सब लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं और बताता है कि नॉर्मल लोगों की मेमोरीज भी बदल दी गई हैं। शिन इसे टेस्ट करने का सोचता है तो वो मुई को कॉल करता है और उससे चाइनीज में एक सवाल पूछता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। तो शिन समझ जाता है कि यूनिफिकेशन ऑलरेडी काम कर रही है। अपोक्लिप्स अनाउंस करता है कि फोर्थ क्वेस्ट भी सक्सेस हो गई और रिवॉर्ड में वो आर्टिफैक्ट रिबेलियन का लोकेशन रिवील कर देता है। फिफ्थ क्वेस्ट एंडी और इजुमो ने पूरी की थी। जब उन्होंने स्पॉइल को कैप्चर किया था तो अपोक्लिप्स उन्हें रिवॉर्ड में नेगेटर रिप का लोकेशन देता है जिसके पास अनरिपेयर वाली पावर है। इजुमो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है, सोचती है कि शायद एंडी को वो रियल डेथ मिल जाए जो वो चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि एंडी उतना एक्साइटेड नहीं है। अपोक्लिप्स उन्हें बताता है कि वो लोग सिक्स्थ क्वेस्ट फेल कर गए जो था निगेटर अनसीन को कैप्चर करना। अपोक्लिप्स एक्सप्लेन करता है कि पेनल्टी होने वाली है क्योंकि वो एक क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाए और फिर वो यूएमए गैलेक्सी को समन करता है। वो एक बहुत ही ह्यूज क्रीचर की फॉर्म लेता है जो यूनियन को छोड़कर आसमान में उड़ जाता है। जूल्स टेम्ड यूएमए मूव को बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि सबको सरफेस तक ले जाए, तो वो एक वार्प गेट खोल देता है जिससे ये सब नीचे गिर जाते हैं और तुरंत ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। इजुमो को लगता है कि पेनल्टी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन जूल्स उसे बताता है कि अपोक्लिप्स की तरफ से आने वाले नए यूएमएस हमेशा डेंजरस होते हैं और ये इंसानों की एक्सटिंक्शन तक ले जा सकते हैं। गैलेक्सी एटमॉस्फेयर छोड़ देता है और एक ह्यूज एक्सप्लोजन करता है जिससे यूनिवर्स बदल जाता है और निको अपने सबऑर्डिनेट्स को कांटेक्ट करता है और बताता है कि एक नया रूल ऐड हो गया है, तो वो उनसे बोलता है कि उसे डिटेल्स बताए। ये लोग अपने आप को एक डिवाइस से जोड़ लेते हैं जो तुरंत ही उनका सारा नॉलेज निको तक पहुंचा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नई रूल ऐड होने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है। वो समझाता है कि नए नए प्लैनेट्स आ गए हैं और दुनिया पूरी तरह बदल गई है और वो एलियंस अब धरती पर हमला करने वाले हैं। तभी एक एलियन फ्लीट दिखती है और निको बताता है कि वो लोग एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन से हैं और अपने होम वर्ल्ड के बर्बाद होने की वजह से दूसरे प्लैनेट्स पर इन्वेड कर रहे हैं। उनका लीडर सामने आता है और कहता है कि वो धरती पर हमला करने वाले हैं, लेकिन जूल्स उसके पास जाकर बोलती है कि अपनी शिप्स पीछे ले जाओ, पर वो एक एनर्जी बीम फायर कर देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो जूल्स को बोलता है कि इंसान तो चांस ही नहीं रखते क्योंकि उनकी सिविलाइजेशन तो अभी काफी अंडर डेवलप्ड है। वो धमकी देता है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को मिटा देगा क्योंकि उसकी नजर में वो सही कर रहा है। उसकी प्रजा को जिंदा रहने के लिए इस प्लैनेट की जरूरत है। लेकिन जूल्स अपना हेलमेट उतार देती है और पता चलता है कि उसके पास दूसरों की सेंस ऑफ जस्टिस को नेगेट करने की ताकत है जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। फिर सारे जहाज एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और पूरा एलियन फ्लीट खत्म हो जाता है और उनका लीडर बिल्कुल टूटा हुआ नीचे गिरता है। जूल्स बताती है कि पेनल्टी हमेशा बहुत भारी होती है और दुनिया तबाह हो जाती अगर उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती। वो बताती है कि ये अपोकैलिप्स द्वारा जोड़ी गई 99वीं पेनल्टी है और वो लोग अब एक भी क्वेस्ट फेल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें एक स्टोन टैबलेट मिला है जिसमें 300 वेन स्लॉट हैं और हर बार पेनल्टी मिलने पर एक स्लॉट भर जाता है। वो समझाती है कि अब बस 2 स्लॉट बचे हैं और आखिरी वाले पर राग्नारॉक लिखा है जो शायद दुनिया के अंत का संकेत है। वो ये भी बताती है कि अपोकैलिप्स अगला क्वेस्ट तब तक नहीं देगा जब तक उनका 11वां मेंबर नहीं जुड़ता और 3 महीने बाद उन्हें पेनल्टी मिल जाएगी, तो इसलिए नया मेंबर ढूंढना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। उसे एहसास होता है कि लीडर अब भी जिंदा है क्योंकि उसे अंदर से कभी लगा ही नहीं कि वो सच में सही के लिए लड़ रहा था। तो जूल्स उसे बोलती है कि जाकर बाकी एलियंस को धरती से दूर रहने की चेतावनी दे और वो तुरंत
वापस भाग जाता है। जूल्स सुझाव देती है कि रिप को टीम में लेना चाहिए और एंडी उसे ढूंढने जाने के लिए आगे आ जाता है। जूल्स सोचती है कि उसे बैकअप चाहिए, तो वो एंडी को टाटियाना और इजुमो को साथ ले जाने को कहती है। एंडी और इजुमो ब्राजील पहुंचते हैं और पता चलता है कि वो लोग माफिया द्वारा चलाए जा रहे एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन में घुसने वाले हैं, जहां एक नेगेटर को बेचा जाएगा। एंडी बताता है कि ये एक लग्जरी लाइनर पर होगा और उन्हें रिप को ढूंढने के लिए जहाज के अंदर जाना पड़ेगा और उनके पास निको द्वारा बनाए गए गेस्ट पास भी हैं। उसे पता है कि उनके अभी के कपड़ों में वो लोग बिल्कुल मैच नहीं होंगे क्योंकि वहां सेलिब्रिटीज आने वाली हैं, तो वो मिशन के लिए अच्छे कपड़े पहनने का सुझाव देता है। वो दोनों एक मॉल में जाते हैं जहां एंडी एक सूट पहनता है और इजुमो को वो काफी अच्छा लगता है, तो एंडी उसे खरीदने का फैसला कर लेता है। इजुमो एक ड्रेस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा रिवीलिंग कपड़ों की आदी नहीं है, तो एंडी उसकी मदद करता है और उसे एक ड्रेस चुनकर देता है और कहता है कि वो किसी को भी उसे छूने नहीं देगा। उसे जूल्स के साथ अपनी बातचीत याद आती है जहां वो सोच रही थी कि उसे मिशन के लिए क्यों चुना गया और उसे लगता है कि वो बस सबके लिए बोझ ही बनेगी। जूल्स बताती है कि वो दुनिया को बचाना चाहती है और उसे लगा था कि इजुमो मासूम लोगों के लिए खतरा है, इसीलिए उसने शेन और वॉइड को उसे मारने का आदेश दिया था। लेकिन अब उसे विक्टर वाले फाइट की बात याद आती है और वो कहती है कि इजुमो की एबिलिटी में काफी पोटेंशियल है और उसे लगता है कि इजुमो शायद गॉड को हराने की चाबी बन सकती है क्योंकि रैग्नारॉक करीब आ रहा है। जूल्स उसे आदेश देती है कि वो एंडी से जुड़ जाए क्योंकि उसे लगता है कि अगर इजुमो उससे प्यार कर बैठी तो उसकी पूरी पोटेंशियल खुल जाएगी। इजुमो एक ड्रेस पहनती है और एंडी उसे बोलता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है और उसे बताता है कि खुद को कैसे प्रोजेक्ट करना है और उसे लगता है कि वो परफेक्ट लग रही है, तो दोनों फैसला करते हैं कि ये ड्रेस ले ही लेते हैं। दोनों गली गलियारों में घूमते हैं। तभी एंडी इजुमो को याद दिलाता है कि उसने विक्टर को किस किया था और कहता है कि अब उसे एंडी को किस करना चाहिए क्योंकि अब वो अपने शरीर पर कंट्रोल रखता है, लेकिन वो वहां से भागने लगती है क्योंकि वो ये करना नहीं चाहती। एंडी उसके पीछे भागता है बोलते हुए कि वो इस किस का हकदार है, लेकिन वो उसे धमकी देती है कि वो उसकी बैड लक ट्रिगर कर देगी। लेकिन एंडी टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि उसके सारे शरीर कपड़ों से ढके हुए हैं। लेकिन इजुमो क्लोथी को बुलाती है और वो एंडी की स्किन को एक्सपोज कर देता है जिससे इजुमो उसे छू पाती है। तभी एक ट्रक उसे टक्कर मारता है और उसे दूर उड़ा देता है और वो समुंदर में गिरता है जहां एक शार्क उसे खा जाती है। एंडी किनारे पर बहकर आता है और वो इजुमो को बताता है कि विक्टर इस शरीर का असली मालिक है और एंडी सिर्फ तब कंट्रोल में होता है जब विक्टर की यादें सील की होती हैं। एंडी डरता है कि विक्टर वापस लौट सकता है, लेकिन इजुमो उसे भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसे बचाने के लिए मौजूद रहेगी। एंडी उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी ग्लव्स उतरी हुई हैं और तभी टटियाना उन दोनों पर गिरती है और उन्हें उनका मिशन याद दिलाती है। वो दोनों से कहती है कि वो लोग रिप को लग्जरी लाइनर के अंदर ढूंढेंगे जबकि वो बाहर खोजेगी और उन्हें सलाह देती है कि वो कपल बनकर रहें क्योंकि उनके गेस्ट पासेस पर लिखा है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। दोनों जहाज में घुसने में कामयाब होते हैं और उन्हें लोगों की बातें सुनाई देती हैं निगेटर के बारे में, जो नीलामी की सबसे बड़ी आइटम होने वाली है। लोग कहते हैं कि निगेटर्स को ढूंढना आसान होता जा रहा है और इजुमो सोचती है कि ऐसा कैसे हुआ, तो एंडी उसे बताता है कि ये लैंग्वेज यूनिफिकेशन की वजह से हुआ है और उसे याद दिलाता है कि ये सिर्फ नॉन निगेटर्स पर लागू हुआ था। वो बताता है कि शेन उनसे सिर्फ अपनी नेकटाई की वजह से बात कर पाता है क्योंकि सब लोग इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो निगेटर्स इंग्लिश नहीं बोलते वो लोगों को अलग दिखने लगे हैं। इजुमो को एहसास होता है कि निगेटर्स के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और एंडी कहता है कि वो लोग अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, लेकिन उसे लगता है कि वो सब बदल सकते हैं, बस गॉड को मारना होगा ताकि उनकी एबिलिटीज का सोर्स खत्म हो जाए। फिर हम रिप को उसकी पार्टनर मीरा के साथ देखते हैं और गार्ड्स उन्हें रोकते हैं कहते हुए कि ये जगह फॉरबिडन है, लेकिन रिप वहां से जाने से मना कर देता है, तो गार्ड्स उसे मारने की धमकी देते हैं और रिप मीरा से पूछता है कि क्या वो मरने वाला है। मीरा बताती है कि वो उसकी खोपड़ी उड़ा देंगे, लेकिन रिप तुरंत स्पीड से उनके पास से निकल जाता है और उनके गले काट देता है जिससे वो खून बहाकर मर जाते हैं। तभी एक विशाल क्रीचर बाहर आता है और वो क्रीड और फेंग उसके साथी
को लॉन्च करता है ताकि वो भी रिप के साथ जुड़ जाए। रिप उन्हें नीलामी वाले निगेटर के बारे में बताता है और क्रीड मीरा का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो एक फॉर्च्यून टेलर है, लेकिन उसकी प्रिडिक्शंस हमेशा गलत निकलती हैं। ततियाना उन्हें देखती है तो वो एंडी और इजुमो को चेतावनी देती है कि रिप का ग्रुप ऑक्शन में नेगेटर के पीछे है। जूल्स बताता है कि उन्हें नेगेटर हंटर्स कहा जाता है और ये लोग नेगेटर को जबरदस्ती पकड़ने में माहिर हैं। ये यूनियन जैसे हैं, लेकिन इनके गोल अलग हैं क्योंकि यूनियन भगवान को मारकर नियमों से छुटकारा पाना चाहता है, जबकि नेगेटर हंटर्स दुनिया से बदला लेना चाहते हैं। एंडी और इजुमो कार्गो की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हंटर्स से पहले नेगेटर तक पहुंच जाएं, लेकिन गार्ड्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं तो ततियाना एंडी को उसकी तलवार देती है और वो इसे इस्तेमाल करके सिर काट देता है। इजुमो उसे गार्ड्स की तरफ फेंक देता है और उसकी बदकिस्मती ट्रिगर हो जाती है, जिससे एक धमाका होता है और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। वे नेगेटर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में विस्फोटक देख लेते हैं और वो फट जाते हैं, जिससे धमाका होता है और कार्गो के गार्ड को अलर्ट कर देता है। नेगेटर चिकारा इस मौके का फायदा उठाकर भागता है, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है तो वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, जिससे गार्ड रुक जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो अपनी एबिलिटी केवल तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो हिले नहीं तो उसे एहसास होता है कि वो भाग नहीं सकता क्योंकि गार्ड शूट करने वाला है, और वो सोचता है कि माफिया ने उसकी एबिलिटी कैसे पता कर ली क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं था। एक फ्लैशबैक में हम चिकारा को स्कूल जाते देखते हैं और उसका दोस्त उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोचता है कि सब लोग इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं और उसे लगता है कि वो उस पर मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि लोग क्या बोल रहे हैं। और उसी समय उसे माफिया द्वारा अपहृत कर लिया जाता है क्योंकि वो नेगेटर है और इंग्लिश में नहीं बोल रहा था। वर्तमान में चिकारा कार्गो में मॉन्स्टर्स देखता है तो वो घबरा जाता है, समझता है कि वो मुसीबत में है क्योंकि उसकी एबिलिटी के लिए उसे पूरी तरह से स्थिर रहना पड़ता है। हिलना शुरू करता है, गार्ड उसके पैर पर शूट करने की तैयारी में, लेकिन उसी समय रिप आता है और गार्ड को मार देता है। वो चिकारा को ऑब्जर्व करता है, सोचता है कि उसकी एबिलिटी काम आ सकती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि रिप क्या बोल रहा है, तो दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। क्रेड उसे टेस्ट करने का फैसला करता है, मिनीगन निकालता है और कहता है कि वो शूट होने वाला है तो उसे अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके बचना होगा। रिप सोचता है कि अगर वो मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता तो वो काम का नहीं है, और बताता है कि उसकी एबिलिटी उसकी मौत के बाद किसी नए यूजर को ट्रांसफर हो जाएगी। क्रेड शूट करने की तैयारी करता है, लेकिन वो कांपता रहता है, सोचता है कि वो मरने वाला है क्योंकि अपनी एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्रेड लगातार फायर करता है और सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन धूल हटने के बाद पता चलता है कि एंडी ने उसे बचाया। एंडी उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनकी एबिलिटी समझने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रिप उस पर हमला कर देता है, उसका गला काट देता है और कहता है कि उसकी चोट तभी ठीक होगी जब वो उसे हरा देगा। एंडी सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि रिप समझाता है कि उसकी अनरिपेय एबिलिटी हर तरह की हीलिंग को नकार देती है, तो एंडी उसके बॉडी पार्ट्स काट कर भी अपना शरीर रिपेयर नहीं कर सकता। रिप जानता है कि वो यूनियन के लिए काम कर रहा है, कहता है कि चिकारा उसे दे दो क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं, और कहता है कि उसकी एबिलिटी काम की है लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए इसे किसी और को ट्रांसफर करना होगा।